यहां आप समझें कि वह कौन से पहलू हैं जो इस नक्षत्र को भव्य बनाते हैं। वह कौन से पहलू हैं जो इस नक्षत्र में नकारात्मकता का चरम दे सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और नक्षत्र के सभी पहलुओं को समझते हुए नक्षत्र को समझें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम लोग श्रृंखला के अंत तक आ पहुंचे हैं। जैसा कि हम यहां से पूर्व जिन भावों को, जिन राशियों को और जिन नक्षत्रों को पढ़ चुके हैं और जिनके वीडियो हम प्रस्तुत कर चुके हैं, उन सभी को आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा यही रहेगा कि क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय से संबंधित कोई आपका प्रश्न है, कोई संशय है, कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए आप संपर्क के किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कमेंट बॉक्स, यहाँ कहीं भी आप अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा, क्योंकि ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर हम यहाँ निःशुल्क देंगे। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो वीकेंड में जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं, आप वहाँ उपस्थित हो और अपना प्रश्न हमारे समक्ष रखें। वहाँ भी आपके एक प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा और हम आपको जो भी उत्तर देंगे वह सटीक होगा, यह है हमारा वादा है। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हम लोग नक्षत्र पढ़ रहे हैं और नक्षत्रों में आज हम 25वां नक्षत्र पढ़ रहे हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 96 यानी कि 96। हम 25वें नक्षत्र यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को यहां पर विस्तार से जानेंगे। इसके गुण, तत्व, प्रकृति, इसके साथ जुड़े हुए पहलू किस प्रकार से नक्षत्र को प्रभावित करते हैं और नक्षत्र के अंदर किस प्रकार की ऊर्जाएं देते हैं, वह हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका विस्तारीकरण समझ लेते हैं। इस नक्षत्र का विस्तारीकरण 20 डिग्री कुंभ राशि से प्रारंभ होकर 3 डिग्री 20 मिनट मीन राशि तक चलता है। यहां यह जो सितारों की जोड़ी है, यानी कि अगर हम इसकी एस्ट्रोनॉमी को देखें तो यहां पर सितारों की जोड़ी है, यानी 2 सितारे हैं। तो यह सितारों की जोड़ी कुंभ और मीन के जो संगम है वहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जो 2 तारे आते हैं वह है अल्फा पिगासिस और बीटा पिगासिस। अल्फा पिगासिस को हम मार्कअप के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है घोड़े की काठी, और बीटा पिगासिस को हम शीट के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है घोड़े के कंधे। तो यहां हम इन दोनों स्टारों से क्या क्या समझ सकते हैं। प्राचीन काल में जब ऋषियों ने इस नक्षत्र की खोज की थी, तब उन्होंने इन 2 तारों को एक अर्थी के जो अगले 2 हिस्से होते हैं, यानी कि 2 कंधे होते हैं, 2 पैर होते हैं, उस अर्थी के 2 पैरों के रूप में, यानी कि अगले हिस्से के रूप में समझा था। तो जहां इसका जो प्रतीक चिन्ह बनता है वह भी अर्थी का अगला हिस्सा ही बनता है। इस नक्षत्र का नाम है पूर्वा भाद्रपद। जब हम पूर्वा भाद्रपद से शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इस शाब्दिक अर्थ में सबसे पहले आता है पूर्व, यानी कि जो कि पूर्व में घटित हुआ हो, प्राचीन हो, पुरातन हो। भाद्र यानी कि भद्र की बात करते हैं, तो भद्र से यहां हम किसी व्यक्ति के शुभ होने की बात करते हैं, उसके ऊपर शुभता का जो आशीर्वाद है उस शुभता के आशीर्वाद की बात करते हैं। और पद से हम चरण को समझते हैं, यानी कि पैरों को समझते हैं।
तो हम यहां पूर्व भाद्रपद से जो अर्थ निकालते हैं वह होता है भाग्यशाली पैर, या आप यूं भी समझ सकते हैं कि वह पहला पैर जो गोबर से सना हुआ है। गोबर को भी हमारे शास्त्रों में शुद्ध ही माना गया है और गोबर को धन के रूप में भी देखा जाता है। तो यहां से हम इस नाम से इस नक्षत्र की शुभता को समझ सकते हैं, इसकी सात्विकता को समझ सकते हैं। अगर हम यहां अर्थी के अगले हिस्से से समझें तो यहां एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने से संबंधित जो मृत्यु दर है उसे समझ सकते हैं और उसके स्पष्ट विचारों को समझ सकते हैं। यानी यहां हम समझ सकते हैं कि नक्षत्र कहना क्या चाहता है। यह जीवन चक्र की पूर्णता को दर्शाता है। हम यहां यूं भी समझ सकते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जो सकारात्मक पहलुओं की खोज होती है वह इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है। अगर हम इस नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो इस नक्षत्र का स्वामी है गुरु। तो गुरु यहां पर तीव्रतम ऊर्जा के साथ उपलब्ध होता है और यह यहां इस नक्षत्र में आध्यात्मिकता का चरम देता है। और आध्यात्मिकता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों से हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक आध्यात्मिकता का क्या मतलब है। आध्यात्मिकता तो हमेशा ही सकारात्मक होती है। अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो यहां अपने उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो आध्यात्मिकता अपनाई जाती है हम उसकी बात कर सकते हैं। और जब हम नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो हम यहां पर इसके काले पक्ष की बात करते हैं। काले पक्ष का मतलब है तांत्रिक क्रियाएं, वह विद्या जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। हम काले जादू की बात करते हैं, काली विद्याओं की बात करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं की बात करते हैं, वह सभी हम यहां पर इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो यह इसका नकारात्मक पक्ष हो सकता है। अब यदि हम इसके शक्ति की बात करें तो इसकी शक्ति है यजमान उदयमान शक्ति। हम यहां इसकी शक्ति से जो आध्यात्मिकता की शक्ति है उसको समझ सकते हैं। यानी यह शक्ति आध्यात्मिकता का चरम देने वाली शक्ति है। हम यहां इससे आध्यात्मिकता के चरम को ही नहीं बल्कि जो तीव्रतम ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांड की तीव्रतम ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं को भी यहां इस शक्ति के द्वारा देख सकते हैं। अब हमने इसके प्रतीक चिन्ह की बात की कि इसका प्रतीक चिन्ह है अर्थी का अगला हिस्सा, लेकिन यहां सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, यहां इसके 4 प्रतीक चिन्ह देखे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थी का अगला हिस्सा जिससे हम मोक्ष की बात भी करते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं क्रॉस स्वॉर्ड, यानी कि 2 तलवारें जो आर पार हो या 2 तलवारें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, इस प्रकार की चीजें भी हम यहां देखते हैं। तो जब हम 2 तलवारों की बात करते हैं तो तलवार से हम काटने की बात करते हैं, तलवार से हम युद्ध क्रियाओं की बात करते हैं, शस्त्रों की बात करते हैं। यहां हम इन तलवारों को इस रूप से भी देख सकते हैं कि एक तो यह सत्य की नकारात्मकता को काटती है, यानी सत्य के अंदर यदि कोई नकारात्मकता दिखाई दे रही है तो उसको यह तलवारें काटने का कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ यह जो अशुद्धता है उस अशुद्धता को काटने का भी कार्य कर रही है। लेकिन हम अगर नकारात्मक पहलू को देखें तो यहां इन तलवारों से घावों की बात हो सकती है, चोट की बात हो सकती है, व्रण की बात हो सकती है। फिर उसके बाद में जो अगला प्रतीक चिन्ह इसका आता है वह आता है 2 चेहरे वाला एक मनुष्य। हम 2 चेहरे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं। 2 चेहरे से हम नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही पहलुओं को देखने की क्षमता की बात कर सकते हैं। यानी यहां पर नक्षत्र के अंदर जो ऊर्जाएं हैं वह सच और झूठ के अंदर जो अंतर है वह देख सकती हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच में जो अंतर है वह देख सकते हैं, सत्य और असत्य के बीच में जो अंतर है वह देख सकते हैं। तो यह क्षमता यहां इस प्रकार से प्राप्त होती है। अगर हम यहां 2 चेहरों की नकारात्मकता को पढ़ें तो हम यहां गुप्तता को भी समझ सकते हैं और यहां हम एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा, यानी या तो सत्य के पीछे असत्य छुपा हुआ है या असत्य के पीछे सत्य छुपा हुआ है, इस प्रकार की जो बात है वह हम इस नक्षत्र में कर सकते हैं। हम जातकों को किस प्रकार समझेंगे वह हम द्वितीय भाग में बताएंगे कि जातक इस पहलू से किस प्रकार के हो सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं की हम वहां बात करेंगे।
साथ ही साथ हम दो चेहरों से यहां पर इस बात को भी समझ सकते हैं कि जो जीती हुई सांसारिक संपत्ति है उसे छोड़ना कितना मुश्किल है। यह भी हम दो चेहरों से ही समझते हैं। और जो इसका अंतिम प्रतीक चिन्ह है वह आप यहां देख सकते हैं, मानव खोपड़ियों का ढेर। तो मानव खोपड़ियों का ढेर का क्या मतलब होता है? हम यहां मृत्यु उपरांत की बात समझ सकते हैं, हम यहां ऑकल्ट साइंस की बात समझ सकते हैं। ऑकल्ट साइंस यानी तांत्रिक क्रियाओं की बात समझ सकते हैं। अक्सर आपने कहानियों में, किस्सों में यह चीज देखी होगी कि जो तांत्रिक होते हैं वह खोपड़ी रखते हैं, खोपड़ी के ऊपर तंत्र करते हैं, तो इनका प्रयोग और कहीं होता ही नहीं। तो हम यहाँ तांत्रिक क्रियाओं की बात समझ सकते हैं, हम यहाँ काली विद्याओं की बात समझ सकते हैं, हम यहाँ पर नकारात्मकता के पहलुओं को भी समझ सकते हैं। तो यह तो बात हुई इसके प्रतीक चिन्हों की। अगर हम इस नक्षत्र के ऊपर निवास करने वाले देवता की बात करें तो इस नक्षत्र के ऊपर निवास करने वाले देवता है अजा एक पद। अजा एक पद से आप यह समझ सकते हैं कि पहली बात तो यह एक पैर वाले देवता है। अजा इनका नाम है, यह रुद्र अवतार। रुद्र अवतार यानी कि शिव जी का ही अवतार है। अगर हम स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में इनके रूप को समझें तो यहां जो मध्य आकृति है वह शिव जी की है और उनका एक ही पैर दिखाई देता है। साथ ही साथ इनके दोनों ओर से ब्रह्मा और विष्णु, इन दोनों भगवानों के पैर इनके एक पैर को सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं। यह देवता रहस्यमय प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। इनकी प्रकृति रहस्यमयी है और रहस्यमय होने के साथ साथ इनके जो सिर की बात करते हैं तो इनका सिर कई कई जगह पर एक बकरे के रूप में दिखाया गया। तो बकरे के रूप से भी आप समझ सकते हैं कि हम यहां तांत्रिक क्रियाओं की बात कर सकते हैं, वामपंथी होने की बात कर सकते हैं। यानी कि जो हम दक्षिणपंथी की बात करें तो हम सात्विकता की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं और सीधे रास्ते की बात करते हैं। जब हम वामपंथी होने की बात करते हैं तो हम आध्यात्मिकता के जो गूढ़ रहस्य हैं उनकी ओर जाते हैं और वो गूढ़ रहस्य काली विद्याओं की ओर इशारा करते हैं। हम यहां पर हर ऊर्जा को नकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं। यदि यहां पर नक्षत्र में अच्छी ऊर्जाएं प्रभावित हो तो सात्विकता अधिक दिखाई देगी और यदि यहां पर ऊर्जाएं विपरीत हो जाएं तो नकारात्मकता अधिक दिखाई देगी। इस बात को हम कुंडली के अनुसार ही समझ सकते हैं कि हम सकारात्मक समझें या नकारात्मक समझें, क्योंकि यहां अपराधीकरण की बात भी होती है, यहां आध्यात्म की बात भी होती है। हर नक्षत्र में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों की बात होती है। तो यहां देवता से हम रहस्य के साथ साथ भय को भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो भयावह रूप कभी कभी दिखाई देता है वह भयावह रूप भी हम यहां पर इस नक्षत्र में देख सकते हैं। अगर इस नक्षत्र का उद्देश्य समझें तो यह भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में ज्ञान और धन का संचय है। नकारात्मकता में सकारात्मकता देखने का उद्देश्य इस नक्षत्र में देखा जा सकता है। अगर गहनता से समझें तो इस नक्षत्र का मौलिक विचार भौतिकता एवं धन के संचय की जो संभावनाएं हैं उनको समाप्त करने का एक तरीका है। वह आप किस प्रकार समझ सकते हैं? अगर हम यहां समझें कि धन को खोजने और अंततः सभी धनों के समाप्त होने की बात होती है, नष्ट होने की बात होती है, तो वह इस नक्षत्र में होती है। हम यहां यूं भी समझ सकते हैं कि यह नक्षत्र सभी संपत्तियों की सीमित प्रकृति की खोज और पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं को व्यक्त करता है। हम इसी नक्षत्र से जीवन और मृत्यु दोनों संभावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी अमर नहीं है। अमरता की बात हम यहां पर आकर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां हम इस नक्षत्र में जब बात करते हैं तो अर्थी के अगले हिस्से की बात करते हैं, तो हम मृत्यु की ओर जाने की बात करते हैं। और मीन राशि एक पूरे चक्र का अंत है, तो हम यहां जीवन चक्र के अंत की बात भी करते हैं। जैसा कि मीन राशि जो आती है
वह मोक्ष भाव में आती है। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो मीन राशि का जो घर होता है वह मोक्ष का भाव होता है, यानी 12वां भाव होता है। और वहां से हम मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, बंधनों की बात भी करते हैं। जैसा कि हमने 12वें भाव के वीडियो में पढ़ा, हम वह सब बातें भी इस नक्षत्र में जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि यह नक्षत्र 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं तो इसका अंतिम चरण मीन राशि में आता है। तो इस प्रकार से भी हम इस नक्षत्र को समझ सकते हैं। हम यूं भी समझ सकते हैं कि हम जिन संपत्तियों से चिपके रहते हैं वह संपत्तियां पीछे रह जाएंगी, छूट जाएंगी। वह सब जो ऊर्जाएं हैं, वह सब जो संदेश है, वह इस नक्षत्र के द्वारा प्राप्त होती है। हम अगले वीडियो में इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को समझेंगे, तब आप और स्पष्टतया इस बात को समझ पाएंगे। अगर हम इस नक्षत्र के वर्ण, गुण, तत्व, प्रकृति की बात करें तो इस नक्षत्र का जो वर्ण है, जाति है, वह ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण से हम शिक्षक की बात कर सकते हैं, शिक्षा देने की बात कर सकते हैं, ज्ञान के आवंटन की बात कर सकते हैं। अगर हम इसके लिंग की बात करें तो इसका लिंग पुरुष है, क्योंकि इस पर निवास करने वाले देवता वह भी पुरुष है, और इसके ऊपर निवास करने वाला जो ग्रह है, स्वामी है, वह भी पुरुष ग्रह है। तो यहां इस नक्षत्र का जो लिंग है वह पुरुष है। जब हम इसकी दिशा की बात करते हैं तो इसकी दिशा पश्चिम है, और जब हम गुण, तत्व और प्रकृति की बात करते हैं तो यह सात्विक गुणों का नक्षत्र है। अगर हम पूरे अच्छे तरीके से इस नक्षत्र को पढ़ें तो पहली बात तो यहां सात्विकता अवश्य दिखाई देती है। हालांकि नकारात्मकता भी दिखाई देती है, लेकिन हम यहां सात्विकता की ही बात करेंगे, क्योंकि जब हम मोक्ष की बात करते हैं, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हम सात्विकता की बात करते हैं। स्वामी सात्विक है, तो हम यहां सात्विकता की बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगर हम इसके तत्व की बात करें तो यह आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, और प्रकृति इसकी वायु है, वात प्रकृति है। तो वात से हम ज्ञान समझते हैं, इंटेलिजेंस समझते हैं, और आकाश से हम पूर्ण आकाश की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, एथर एलिमेंट की बात करते हैं। तो वहां से भी हम आध्यात्मिकता को, जो ब्रह्मांड से हमें ऊर्जा प्राप्त होने वाली है, उस ऊर्जा को भी समझ सकते हैं। अगर इसका हम गण देखें तो इसका गण मनुष्य का है, योनि शेर की है, यानी कि मेल लॉइन। तो हम शेर से यहां डोमिनेशन की बात समझ सकते हैं, यानी जातक जब सेक्सुअल एक्टिविटी में होता है तब वहां उसके डोमिनेशन की बात होगी, एकाधिकार झलकाने की बात होगी। अगर हम स्वभाव की बात करें तो यह चर स्वभाव का नक्षत्र है, और जब हम इसके गोत्र की बात करते हैं तो ऋषि वशिष्ठ के गोत्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, और ऋषि वशिष्ठ के गोत्र से हम यहां धन सामर्थ्य को भी समझ सकते हैं और ज्ञान के सामर्थ्य को भी समझ सकते हैं। यह दोनों ही बातें ऋषि वशिष्ठ से इस नक्षत्र को प्राप्त होती है। जब हम शारीरिक अवयवों की बात करते हैं तो हिप्स इसके अंतर्गत आते हैं, पैरों के तलवे इसके अंतर्गत आते हैं, और बाईं जांघ इस नक्षत्र के अंतर्गत आती है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इनको और स्पष्टतः समझ लेंगे। वहाँ हम किस प्रकार से बीमारियों को देखते हैं, और यह जो शारीरिक अवयव हैं जो प्रत्येक नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं वह किस प्रकार इफेक्टेड होते हैं। अगर हम बात करें कि इस नक्षत्र में, यानी कि इस नक्षत्र काल में कौन से वह कार्य हैं जो शुभ कहे जाते हैं, यानी कि जब चंद्र इस नक्षत्र को गोचर कर रहा हो उस समय पर वह कौन से कार्य हैं जो करने से शुभता प्राप्त होती है या उन कार्यों के फल प्राप्त होते हैं। तो किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन के कार्य, तोड़फोड़ के कार्य इस नक्षत्र काल में अच्छे माने जाते हैं। अच्छे से मतलब यह है कि उनके फल अच्छे प्राप्त होते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के अंत की बात करेंगे, समापन की बात करेंगे, क्योंकि हम अर्थी के पैरों की बात करते हैं, जब हम समापन की बात करेंगे तो वह कार्य भी इस नक्षत्र काल में अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। यानी कि यदि कोई आपने ऐसा कार्य प्रारंभ किया है तो वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, इस बात को हम यहां समझ सकते हैं। और जब हम इस नक्षत्र काल में वर्जित कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो विवाह
इस नक्षत्र काल में वर्जित होता है किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जिनको हम शुभता की श्रेणी में रखते हैं, शुभारंभ की श्रेणी में रखते हैं, इस प्रकार के किसी भी कार्य को इस नक्षत्र काल में करना वर्जित होता है, क्योंकि उनके फल अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। अगर हम इसकी पंचांगीय स्थिति को देखें, यानी कि अगर हम चंद्रमास की बात करें, तो भाद्रपद माह का जो कृष्ण पक्ष है वह इस नक्षत्र के साथ जोड़ के देखा जाता है। और जब हम तिथि की बात करते हैं तो दोनों पक्षों की, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों की चतुर्दशी तिथि जो है वह इस नक्षत्र के साथ जोड़ के देखी जाती है। यह माह जो होता है भाद्रपद माह, यह सितंबर माह में आता है, तो आप इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं। और अंत में जब हम इस नक्षत्र से जुड़े हुए कार्यों की बात करते हैं तो आप पहलुओं को समझें, यानी कि इस नक्षत्र में हम दबंगता की बात करते हैं, अध्यात्म की बात तो करते ही करते हैं, दबंगता की बात भी करते हैं। तो दबंग होने के कारण यहां हम पुलिस, मिलिट्री, सेना, यानी कि इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्य देख सकते हैं। यह क्षेत्र इसी नक्षत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ अपराधीकरण की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नकारात्मक पहलू को देखेंगे तो हम अपराधीकरण को भी यहाँ देखेंगे, तो वह भी आजीविकाओं का कारण हो सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ धातु से संबंधित जो कार्य होते हैं वह देखेंगे, चमड़े से संबंधित जो कार्य होती है वह देख सकते हैं, शस्त्रों से संबंधित कार्य वह देख सकते हैं। यानी किसी शस्त्रागार में हम जॉब करते हैं, हम वहां समझ सकते हैं। जहां औजारों से कार्य होता हो उन स्थानों पर कार्य करने वालों को भी यहां देखा जा सकता है। गैरेज हो गए, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, तो यहां भी हम इन जातकों को देख सकते हैं। तो इनकी आजीविकाएं इससे जुड़ी हुई हो सकती हैं। हम यहाँ भव्यता की बात करते हैं, चरम की बात करते हैं, हम यहाँ राजनीति की बात भी कर सकते हैं। हम यहाँ ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान के आवंटन की बात करते हैं, तो हम यहाँ शिक्षकों को, प्रोफेसरों को, लेक्चररों को, पंडितों को, जो कि आप मान सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं, उनकी बात करें तो वह भी इस नक्षत्र में देखे जा सकते हैं। पुजारी देखे जा सकते हैं इस नक्षत्र में। और अधिक रूप से जब हम समझेंगे, तो हम जब जातकों को समझेंगे तो वहां हम जब इनकी आजीविकाओं को देखेंगे तो और स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगे। क्योंकि पहलू एक ही वीडियो में पूरे हो जाएं यह संभव नहीं होता है। इन्हीं पहलुओं से जुड़े हुए हम जो जातकों के विशेष गुण होती हैं वह आप लोगों के समक्ष रखेंगे अगले वीडियो में। यहां तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है, आपको लगता है कि यह जानकारी सटीकता के नजदीक है, गहराई को छूती हुई है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपका कोई प्रश्न है जो कि ज्ञान से संबंधित है, इस विषय से संबंधित है, तो आप वह प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। संपर्क के किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क करें, अपना प्रश्न हमारे समक्ष रखें, वहां आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और निःशुल्क दिया जाएगा। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और एक प्रश्न का आप निःशुल्क उत्तर चाहते हैं, तो हमारे द्वारा जो लाइव सेशन चल रहे हैं आप वहां पर हमसे जुड़ें और उस सेशन में आप अपनी डिटेल डालकर अपने जीवन से संबंधित, अपनी कुंडली से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। तो अगला वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का द्वितीय वीडियो, जहां हम जातकों को इन्हीं पहलुओं से विश्लेषित करेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्